दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस समय हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है और वे हैं डॉक्टर उदय भौमिक साहब। ये राजस्थान के रिनाउंड न्यूरो सर्जन हैं और इस समय नीमच में मौजूद है। दोस्तों हम इनसे पूरी बात करेंगे और इस न्यूरो विषय को समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं। डॉक्टर उदय भौमिक साहब वो डॉक्टर है जो खुद मरीज तक चल कर आते हैं। आज जैसे वो नीमच वो इसलिए आते हैं कि जिन मरीजों का उन्होंने ऑपरेशन किया है उनको देखना कि आखिर वो किस स्थिति में है। वैसे डॉक्टर उदय भौमिक साहब उदयपुर के नामचीन गीतांजलि हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं। भौमिक साहब आपका स्वागत है। थैंक यू भौमिक साहब, मैंने कहा आप राजस्थान के ख्यातनाम न्यूरो सर्जन हैं, पर आप मध्य प्रदेश के भी हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मालवा के हिस्से से बड़े पैमाने पे मरीज़ आप तक आते हैं इलाज के लिए। सबसे पहले मैं आपसे एक ख़ास बात करना चाहूँगा कि आखिर ये न्यूरो है क्या, इसको कैसे हम आसान शब्दों में आम आदमी को समझा सकते हैं। धन्यवाद मुस्तफ़ा भाई, आपने मालवा की बात कही तो मालवा से मेरा एक जुड़ाव ये है कि मेरा ननिहाल उज्जैन है, तो मेरा यहाँ पे बचपन से ही आना जाना काफ़ी लगा रहा और मैं इस एरिया से काफ़ी हद तक वाकिफ़ भी रहा हूँ। यहाँ की लोगों की जो समस्याएं हैं उससे भी मैं परिचित रहता हूँ। और जब से मैंने न्यूरो सर्जरी में काम करना चालू किया है, पहले मैं बतौर विभागाधीश कोटा मेडिकल कॉलेज में था, तो वहाँ पे भी एक मालवा का एक हिस्सा टच करता था, तो मेरा भी एक वहाँ पे भी लोगों से काफ़ी लगाव जुड़ाव रहता था। जब मैं उदयपुर रिलोकेट होकर आया तो मुझे अपने गृह क्षेत्र में आने का मौका मिला, और जब मैं आया यहाँ पे तो तमाम पेशेंट जिनको मैंने ऑपरेशन करने चालू किए हैं उनके बीच में पहुँचने की एक मेरी एक छोटी सी एक वो है कोशिश है कि मैं उन तक पहुँच पाऊँ। क्योंकि न्यूरो, आपने बहुत एक संवेदनशील पॉइंट उठाया कि न्यूरो क्या है। मुस्तफ़ा जी, न्यूरो का एक्चुअली आज आप हैं, हम हैं, या सभी लोग बाग हैं, हम लोग सिर्फ न्यूरो की वजह से ही जाने जा रहे हैं। आपको मेरी बोली, मेरी समझ आ रही है, मैं आपको देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, तो ये मास्टर सीट है, मास्टर ब्रेन कहते हैं हम लोग इसको। ब्रेन इज़ अ मास्टर ऑफ द ऑल ऑर्गन्स। यानी हाँ, आप और हम जो कुछ है न्यूरो की वजह से ही है। मेरी पहचान, आपकी पहचान सब इसी वजह से हो रही है। बोली, समझ, देखना, सुनना, हाथ लगाना, छूना, हर प्रतिक्रिया का ब्रेन से कनेक्शन है। न्यूरो का एक भी पार्ट, कोई भी एक छोटा सा पार्ट भी अगर फॉल्ट में आता है तो उसकी कई गुना गंभीर परिणाम सामने आ जाते हैं। इसलिए न्यूरो के लिए मैं, ये विषय भी उतना ही जटिल है जितनी जटिल इसकी पढ़ाई रही, उतनी जटिलताएं के साथ में इनके ऑपरेशंस होते हैं, और ऑपरेशन के जो ड्यूरेशन है वो भी काफ़ी लंबे चलते हैं। तो बहुत कम डॉक्टर्स इस तरह से इतने जटिल विषय को लेके आगे चल के अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसलिए न्यूरो की संख्या भी बहुत कम रहती है। अगर आप एक बहुत बड़े एक मास की स्टडी करें तो नंबर ऑफ न्यूरो सर्जन्स पूरे कंट्री में 1500 न्यूरो सर्जन्स है। आप देखिए पूरा अपना इतना विशाल देश है, 2000 न्यूरो फिजिशियंस होंगे, तो इनकी संख्या इसलिए कम है क्योंकि ये जटिलता भरा विषय है। ये बहुत सारे लोग इस विषय को लेकर आगे बढ़ के काम करने के लिए हिचक जाते हैं, एंड स्पेशली इसके अंदर ये कोई बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव भी नहीं होता है। ये बाकी विषय जैसे कुछ डॉक्टर्स के बीच में अपना एक पेशेवर जो उनका एक एटीट्यूड होता है कि हम लोग इतनी पढ़ाई किए तो हमें ये रिटर्न मिलना चाहिए, तो इसमें मैं थोड़ा सा संकुचित रहता हूँ कि ये इतना ल्यूक्रेटिव नहीं होता है। लेकिन यस, वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि इसमें आप मरीज के बिल्कुल पास तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि आप अपनी एक हूबहू छवि उनके अंदर देखते हैं। उनके अंदर अगर मैं ये अपना हाथ उठा पा रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरा मरीज भी अपना हाथ उठाए। बहुत बड़ी बात कही आपने। मैंने अगर बोल पा रहा हूँ तो मेरा मरीज भी बोले, तो मुझे अपने अंदर जो है मैं अपना एक प्रतिबिंब उसके अंदर भी देखना चाहता हूँ कि मेरा ऑपरेशन किया हुआ मरीज है। अगर आज एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ आता है और माँ के अंदर कितनी उम्मीदें होती होंगी, उतनी उम्मीदें होती होंगी जितना मैं जब छोटा रहा हूँ मेरी माँ ने मेरे अंदर उतनी उम्मीदें रखी होंगी। तो ये सब चीज़ें जो है भावनाओं से ओतप्रोतक विषय है ये वाला। तो ये तो बहुत लंबा एक जटिल विषय है, कभी मैं चर्चा से और भी कब से बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी कमाल की बात कही और सही बात कही, और इस बात में से एक बात और निकल के आती है कि जैसा आपने कहा कि इतने विशाल देश में मात्र 1500 न्यूरो सर्जन हैं, उसके चलते चूँकि
ये जो एक आपका जो एक डॉक्टर्स का एक ये जो न्यूरो का जो विषय है, उससे यदि हम नीचे की तरफ जाते हैं तो लोग बड़े पैमाने पे अनभिज्ञ हैं। और एक चीज़ और मेरे देखने में आती है कि न्यूरो की जो से रिलेटेड अगर कोई बीमारी किसी के शरीर में है तो वो 2 साल तक तो आम डॉक्टर्स से इलाज कराते रहते हैं, और जब तक वो न्यूरो सर्जन की टेबल पे जाता है तब तक मरणासन हालत में चला जाता है। बिल्कुल। तो क्या ये चीज़ आपके देखने में आती है? जी हाँ, मेरे देखने में प्राय आती है। तो मुझे इससे कोई पहले तो मुझे कुछ समय तक तो मुझे झुंझलाहट भी होती थी। फिर मैंने धीरे धीरे करके जब मैं भी अपने विषय में परिपक्व होना चालू हुआ तो मुझे भी समझ में आने लगा कि भाई ये जो है प्रॉब्लम ग्रास रूट लेवल पर प्रॉब्लम है ये, और ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम को हमें ऐसे ही एड्रेस करना चाहिए। तो मैंने एक अपना एक रूटीन बनाया कि अपार्ट फ्रॉम मैं मरीजों के इलाज करने के अलावा मैं अपना एक पर्टिकुलर टाइम अपने जूनियर्स को या अपने जो मेरे जो साथ में संगी साथी जो गांव में पेरिफेरी में काम कर रहे हैं उनके अपलिफ्टमेंट, उनके स्किल अपग्रेडेशन में मैं अपना टाइम दूंगा। मैं बहुत बढ़िया। तो मैं उन तक पहुंचता हूं। मैं एक अपने कई बार तो मुस्तफ़ा जी मुझे अपने खुद के संसाधन अरेंज करने पड़ते हैं कि मैं वहां तक पहुंचूं। उनके बीच में मैं पहुंचता हूं, बैठता हूं, जैसा आप हम बैठते हैं वैसा मैं बैठता हूं उनके साथ में, उनसे संवाद करता हूं, उनसे बात करता हूं, उनसे मैं बारीकी जानने की कोशिश करता हूं, उनकी प्रॉब्लम सुनने की कोशिश करता हूं मैं कि साहब अगर एक पेशेंट हमारा न्यूरो का आया और हमारा केस अगर बिगड़ जाता है तो हमें यहाँ बहुत सारा लोगों का विरोध को हमको सामना करना पड़ता है। तो वो विरोध को कैसे उससे मैं बच के निकाल सकूं, क्योंकि वो भी एक जो मेरा कोई साथी है, चिकित्सक साथी, चिकित्सक बंधु, और वो अगर न्यूरो का कोई केस अकेले देख रहा है तो उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आज मैं अपने सारे संसाधन के साथ में भी मेरे हाथ से कई बार चूक हो जाती है, मानवीय भूल है, मानवीय चूक होती है, सबसे हो सकती है। तो वो जो एक चिकित्सक वहाँ पे लगा हुआ है तो मुझे उसके लिए अब झुंझलाहट से ज़्यादा मुझे उस पर बहुत आदर, सम्मान और प्रगाढ़ता नज़र आती है। मैं चाहता हूँ उस तक मैं पहुँच के मैं उसको ऊपर उठाऊँ, मैं उसका स्तर ऊँचा करूँ। मुझे पता है कि अगर मैंने उसका स्तर एक कदम पे ऊँचा कर दिया मैंने तो उसका एक रिपल इफेक्ट आएगा। हम लोग मेडिकल में वर्ड रिपल इफेक्ट, मतलब आप एक कोई कंकर मारते हैं, करंट मारते हैं तो उसकी एक तरंगे सब तरफ फैलती है, तो रिपल इफेक्ट आएगा उसका। रिपल इफेक्ट के तहत वो लड़का बहुत अच्छे से काम करेगा, वो जुड़ा हुआ रहेगा। आजकल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन सबके पास में, मैं उनको अपना मोबाइल नंबर मुहैया कराता हूँ कि आप मोबाइल नंबर रखिए मेरा और आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कीजिए, आप मुझे कॉल कीजिए, आप पेशेंट के इन्फॉर्मेशन भेजिए मेरे को, मैं उसको वहाँ मैनेज कैसे करना है, वहाँ तक लेके आना है। तो ये पहले के टाइम में से अब के टाइम में मैं ये मानता हूँ कि पिछले 4-5 वर्षों में काफ़ी कुछ प्रोग्रेस हुआ है, जब मरीज टाइम पे आने भी लगे अब हमारे पास में। और एक बहुत अच्छी बात कही है आपने कि मरणासन हालत में पहुँचने के लिए जो रीज़न है वो रीज़न पहले के से और अब के बीच में फ़र्क ये आया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा एक गैप को कम करने की कोशिश की है। और दूसरा है लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ी है, लोगों के अंदर जो है डॉक्टर्स पर पहुंचने की जो अवेलेबिलिटी वो भी अच्छी हो गई है। डॉक्टर साहब अगर न्यूरो की अगर हम बात करें तो आम तौर पे यदि कोई न्यूरो से रिलेटेड किसी बीमारी से वो पीड़ित हो जाता है तो क्या ऐसे एक मोटे तौर पे कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको हम देख समझ करके ये समझे कि भाई इसको न्यूरो के स्पेशलिस्ट के पास ही ले जाना है, एक सामान्य एमबीबीएस के पास ले जाके वक्त ज़ाया ना किया जाए। तो कुछ थोड़ा सा आप बताएंगे कि किस तरह के चेंजेस देखे जाए तब यह माना जाए कि न्यूरो से रिलेटेड है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने, उसका उत्तर भी उतना ही सीधा महत्वपूर्ण है। 2 बीमारियां ऐसी है जिसके कारण मरीज को इमरजेंसी आ सकती है। या तो किसी का एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो गया तो आप मान के चलिए कि वो पेशेंट जो है वो कैसे न कैसे करके एक्सीडेंट एक परिवार में भूचाल ला देता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप खुद सोच सकते हैं कि किसी का परिवार में एक्सीडेंट हो गया है तो वो दे आर इन पैनिक नाउ, है ना। वो लोग कैसे भी करके कोशिश करेंगे कि मेरे तक पहुंचने के लिए या अपने निकटतम डॉक्टर्स को पहुंचने के लिए वो देर नहीं करेंगे जब तक कि ऐसा लगे कि हाँ मरीज को मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर्स के वहाँ पेरिफेरी डॉक्टर्स जो है वो भी मुझे तुरंत पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। एक्सीडेंट के अलावा दूसरा एक पार्ट है वो है स्ट्रोक, यानी पक्षाघात। अगर मरीज को जो अच्छा खासा बोल रहा चल रहा है अचानक एक तरफ का धड़का लकवा आ जाए, बोली में तुतलाहट आ जाए, हाथ लटक जाए, पैर लटक जाए, चेहरे में से अचानक लार गिरने लग जाए या अचानक से देखने में कमी आने लग जाए, कोई भी ऐसी बुरी बात जो उसको समझ में नहीं आ रही हो कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में अचानक से, तो ये एक फर्स्ट कार्डिनल सिम्टम है न्यूरो के अंदर, जिसके अंदर हमें लगता है कि हाँ न्यूरो की कोई गंभीर समस्या सामने आई है। अचानक क्यों होगा इसको? अगर सर दर्द होगा तो पिछले 15 साल से दर्द हो रहा है, 10 साल से दर्द हो रहा है, 5 साल से दर्द हो रहा है, दर्द की वजह से मरीज मेरे तक पहुंचेगा, थोड़ा सा लेट पहुंच सकता है। लेकिन अगर ये पैरालिसिस हुआ है
जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में पक्षाघात कहते हैं या फालिस कहते हैं। तो ये जो है ये एक कार्डिनल सिम्टम है, यानी ये बहुत रिमार्केबल चीज़ है कि पेशेंट अचानक बैठा हुआ था और अचानक बेहोश होकर गिर गया, या अचानक से उसको एक तरफ का लकवा हो गया, या उसको देखने में अचानक से ब्लाइंड हो गया पेशेंट, या बोली स्पीच चली गई है। कोई आदमी जो पिछले 45 साल 50 साल से बात कर रहा था अचानक क्यों म्यूट होगा वो। तो ये सब चीज़ें जो है तुरंत हमको सिम्टम्स आगाह करती हैं कि कुछ न्यूरो की समस्या है, हमें किसी न्यूरो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। अगर न्यूरो डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं तो फिजिशियन कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उनको हमें सहायता लेनी चाहिए। वाई दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ क्योंकि आजकल हम लोग एक प्रमोट करते हैं मुस्तफ़ा जी, वो है टाइम इज़ ब्रेन। करेक्ट। टाइम इज़ ब्रेन। टाइम इज़ ब्रेन का मतलब है कि अगर आपने कोई पेशेंट को लकवा हुआ है और उस लकवे के दौरान जब से ऑनसेट हुआ है उससे 3 घंटे के दौरान अगर आप किसी स्ट्रोक रेडी सेंटर में पहुंच सकते हैं, तो आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी उन्नति की है कि वो पेशेंट कंप्लीट ठीक हो सकता है, कंप्लीट रिकवरी। उसको आने वाले टाइम में उसको जो बचा वो पूरा जीवन अच्छा निकाल सकता है। वेयर अगर वो 3 घंटे के बाद 5 घंटे 6 घंटे 1 दिन 2 दिन बाद पहुंचता है, तो ब्रेन अगर डैमेज होना चालू हो गया है तो वो ब्रेन डैमेज रिकवर करता ही नहीं है। तो हम लोग इसलिए कहते हैं कि टाइम इज़ ब्रेन। पहले के टाइम से और आज के टाइम में काफ़ी फ़र्क आ गया है। पहले हार्ट अटैक के लिए लोग बाग बहुत ज़्यादा चिंतित होते थे। आप देखिए कि हमने जनमानस में लोगों को बताया कि यहाँ पे छाती में दर्द हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन अगर उसने अपना जो सुरक्षित वाला टाइम था 3 आवर्स वो उसमें खो दिया उसने। 3 आवर्स गोल्डन रूल अगर उसने निकाल दिया उसमें इस तरह काम करने में, तो आप दुनिया के किसी कोने में आप उस पेशेंट को आप लेके जाएं, रिकवरी असंभव है, रिकवरी हो नहीं सकती उसकी, साइंटिफिकली तो पॉसिबल नहीं है। अब ये इसलिए हम लोग आजकल ब्रेन अटैक की बात करते हैं खूब, हम लोग बहुत फोर्सफुली आगे बढ़ रहे हैं सोसाइटी के थ्रू, आप लोगों के चैनल के माध्यम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कि इस ब्रेन अटैक की बात की जाए। ब्रेन अटैक में पेशेंट को बचाना बहुत परम आवश्यक है, वरना वो पेशेंट जो है वो जीवन भर के लिए वो एक आपने लकवा का पेशेंट बना दिया एंड ही विल नॉट डाई। आप सोचिए वो मरेगा नहीं, वो मौत से बदतर रहेगा। यस, वो जीवित रहेगा और मौत से बदतर रहेगा। कोई अगर पेशेंट बहुत बड़ी बात, कोई पेशेंट का कार्डियक अटैक आता है तो नहीं संभाल पाए तो कोई बात नहीं, चलो हार्ट अटैक हो गया, पेशेंट की मृत्यु हो गई, घर वाले जो है वो इसको मान के चलते हैं कि सर हमारे पेशेंट को बचाया ना जा सका। ब्रेन अटैक ऐसा है, पेशेंट विल नॉट डाई, ना जीने में है ना मरने में, वो पूरा परिवार का उसके जितने रिसोर्सेस है वो सब खाली कर देगा वो पेशेंट। डॉक्टर साहब एक और ख़ास बात मैं करना चाहूँगा कि चूँकि आप न्यूरो सर्जन हैं, आप ब्रेन खोलते हैं, जो एक बड़ा जटिल विषय है, मतलब खोपड़ी खोलना और उसको ऑपरेट करना। मुझे एक थोड़े दिन पुरानी एक बात याद आ रही है कि मंदसौर के एक मरीज़ का आपने ब्रेन खोला था, उसको ऑपरेट किया था और वो ऑपरेशन नॉन स्टॉप 18 घंटे चला था। तो एक बड़ी बात है कि एक ब्रेन खोलना और उसको 18 घंटे ऑपरेट करना, और वो पेशेंट सरवाइव कर गया, अभी भी वो पेशेंट ज़िंदा है। तो कितना मुश्किल होता है जब आप किसी का ब्रेन खोलते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, कितना टिपिकल काम है। आपने मेरे मन की बात कह डली है। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं जब ब्रेन ऑपरेशन करने के लिए जाता हूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज़ होती है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड्स होते हैं। बहुत सही बात। बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड्स, उनको पता है कि मुझे ये वायरिंग है, ये वायरिंग है, इन वायरिंग को खोलना है, और सामने वाले ने जिसने बॉम्ब प्लांट किया है आपको पता नहीं है कि उसने कौन कौन सा वायर कहाँ जोड़ा है। मैं कौन सा वायर काटूंगा और कौन सा वायर को मुझे कटाना है, मुझे अपने आप को बचाना है, अपने आप को मतलब मेरे मरीज को बचाना है, और मैं हर वायर को बचाता हुआ और सिर्फ जो ट्यूमर वाला पार्ट है या जो खराब वाला पार्ट है उसको मैं निकाल के ले आऊँ, उसको डिफ्यूज करूँ उस बॉम्ब को। एवरी डे आई स्टार्ट माई डे, मैं अपने दिनचर्या में स्टार्ट करता हूँ और ये सोच करता हूँ कि हे ईश्वर, मेरे हाथ में इतना सा बनाए रखना कम से कम कि मैं इस पेशेंट को नुकसान न कर बैठूँ, और मैं इसका जो वायर्स हैं, जो ब्रेन में एक नंगे वायर्स हैं, लाइव वायर्स, उनके अंदर बीच में मुझे घुस के ऑपरेट करके निकाल के लाना है मेरे को। तो दिस इज अ डे, रोज का एक चैलेंज मिलता है मेरे को, और रोज एक नया चैलेंज होता है। डेली इट्स अ न्यू चैलेंज। आपको रोज नया कॉम्बिनेशन, कोई वायर ऐसा जुड़ा हुआ मिलेगा, कोई ऐसा मिलेगा आपको, तो आपको उन सब वायर्स को कैसे अलग करना है और अलग करके मुझे उस चीज़ को निकाल के लाना है और पेशेंट को अच्छा करके देना है। भौमिक साहब, कितना एक मतलब एक कितना बड़ा चैलेंज होता है जब एक मरीज़ आपके सामने लेटा होता है, आप उसका ब्रेन ओपन कर देते हैं, बस सब कुछ दिमाग है,
और वहाँ भी इतनी ब्रेन में इतनी बारीकियाँ है, हज़ारों छोटी छोटी वेन्स है, एक ज़रा सा आपका एक सूत से भी कम हिस्से में अगर ज़रा हाथ हिला आपका तो कुछ भी हो सकता है। यस यस। तो मतलब आप ज़िंदगी और मौत के बीच के इतने मामूली फासले पे होते हैं, जब आप बड़े बड़े करीब से देखते हैं इस तरफ ज़िंदगी और इस तरफ मौत है, वो पल कैसा होता है, मतलब आप हर घड़ी उस पल को जीते हैं। बिल्कुल, मैं एक्चुअली इसमें मैं काफ़ी भावनात्मक हो जाता हूँ इस बात को कहने में, लेकिन ये सत्य है कि जब मैं माइक्रोस्कोप, हम लोग माइक्रोस्कोप का बहुत यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप एक बहुत जटिल एक बड़ी मशीन होती है जिसको हम लोग ब्रेन अगर ऐसा खुला हुआ तो हम माइक्रोस्कोप को सामने लाते हैं, एंड मेरा विजन जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू रहता है, और पेशेंट का जो सर ऐसा रहता है, हम लोग ऐसे देख के ऑपरेशन कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप में देखते हुए, क्योंकि वो हर चीज़ को 40 टाइम्स मैग्नीफाई कर देता है वो, क्योंकि इतनी महीन नसें होती हैं जो ह्यूमनली आइज़ के लिए पॉसिबल नहीं है देखना उनको, तो उनको मैग्नीफाई करने के बाद ही उनका ऑपरेशन संभव है। बिना माइक्रोस्कोप के ऑपरेशन संभव नहीं होते हैं साधारणतया में। तो वो जब मैग्नीफाइड व्यूज़ में देखता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वो मेरी दुनिया ही वही होती है, मेरा हाथ और मेरे जो चेहरा ऐसा हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मुझे उसी में आसपास के सारे चीज़ों से आप डिसोसिएट हो जाते हो एक्चुअली। आपको पता नहीं रहता है कि सामने पास में कोई क्या और भी है दुनिया, कोई और भी है दुनिया, मुझे पता नहीं रहता है, क्योंकि उस टाइम वही एक मरीज का दिमाग जो है वही खुला हुआ दिखाई देता है, और चैलेंज वही है बॉम्ब डिफ्यूजर स्क्वाड की। तो मेरे मन में हमेशा दुख होती रहती है कि नहीं, मुझे अच्छा करना है, परफॉर्म करना है। हाँ, कई बार हम लोग बहुत जटिलताओं भरे ऑपरेशन से निकलते हैं, जिसमें ऑपरेशन के दौरान कई बार ऐसी दुर्घटनाएं भी हो जाती है कि पेशेंट के हित में हम लोगों ने ट्यूमर को निकालना चालू किया, या हमने उसका दिमाग में खून की नस में से जो गुब्बारा है उसको क्लिप करना चालू किया, तो कोई अच्छी नस या अच्छी चीज़ वो चपेटे में आ जाती है, उससे मरीज को एक तरफ का धड़का लकवा हो जाता है, या किसी को कमजोरी आ जाती है, किसी को ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमको और प्रेरित करती है कि नहीं, इस पेशेंट को शायद ऑपरेशन में मैं और अच्छा कर सकता था अगर मैं कोशिश करता तो इसमें। तो ये एक लर्निंग एक्सरसाइज भी होती है हमेशा। द स्टूडेंट इनसाइड मी नेवर डाइज एक्चुअली, मेरे अंदर का जो एक छात्र है वो कभी मरता नहीं है, और मैं जूझता रहूँगा, और ये मेरे लिए एक और आगे मुझे और एक पुश मिलता है मुझे कि डॉक्टर साहब आपने जूझने की बात कही है और इसकी जटिलता पे अपन ने बात करी है, जिसका मैंने जिक्र किया था कि जिस पेशेंट को आपने ऑपरेट किया, 18 आवर्स ऑपरेशन चला, उसके ब्रेन में क्या हो गया था, कैसे ऑपरेट किया आपने? एक्चुअली वो बड़ा जटिल केस था, मुझे अभी भी याद है। एक 22 वर्षीय एक यंग लड़का, उसको उसके परिवारजन लेके आए थे, उस लड़के को लकवा हो गया था। 22 साल का मरीज को लकवा देख के थोड़ा मैं भी चिंतित था, क्योंकि लकवे की बीमारी की उम्र 22 साल नहीं होती साधारणतः, 45-50 साल के बाद लकवा होता है मरीजों को। तो वो लकवे के मतलब मुझे लगा था कि उसके अंदर दिमाग के अंदर कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी होनी चाहिए, तो उसकी सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी, ब्रेन की एंजियोग्राफी करा के पाया गया था कि उस लड़के के दिमाग में अनुवांशिक ही एक खून का गुच्छा था। खून का गुच्छा था, एक खून की रसौली थी एक, वो सारे नसों का मिला के एक खून का एक फुलाव, एक रसौली दिमाग में पैदा हो गई थी, और वो रसौली काफ़ी कमज़ोर थी। 22 साल की उम्र में उस लड़के ने कुछ जोर लगाया होगा, कुछ खेलने कूदने में आ गया, तो हो सकता है कि वो खून की रसौली फट गई वहाँ से, उतना बड़ा ब्रेन हेमरेज लेके आया था वो। और जब मैंने देखा था तो वो लड़का काफ़ी सीरियस था, मरनासन अवस्था में लेके आए थे उसको। हम लोगों ने रिससिरेट करके उसको हमने ऑपरेशन की तैयारी करनी चालू की। फिर अल्टीमेटली उसका जो इन्वेस्टिगेशन कराया था, हमें पता पड़ा कि दिमाग में जो खून की एक मुख्य धमनी होती है जहाँ से हमारे पूरे ब्रेन को सप्लाई देती है, वहाँ से एक फोड़ा नुमा एक ऐसा करके एक जस्ट लाइक कॉलीफ्लावर, यानी एक इतनी बड़ी एक गांठ पैदा हो गई थी खून की रसौली की। तो उसको खून की रसौली की गांठ को काट के निकालना सुरक्षित तरीके से, बिना उसके हाथ और पैर के वायर्स को डिस्टर्ब किए हुए, वही सब थोड़ा चैलेंज था। सर्जरी तो हम लोगों की काफ़ी लंबी चलती है। सर्जरी चलने के बाद में उसके अगले दिन होश में आया, उसके पिताजी से बात हुई, उसके पिताजी ने सब कुछ सरेंडर कर दिया था न्यूरो में कि अगर मेरे बेटे को बचाना है बस कैसे करके बचाइए। प्रेशर तो था हम पे, लेकिन फिर भी मैंने चैलेंज को लिया था उसको। मैंने कहा करते हैं इनमें, मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ, बाकी जो ठीक करने वाला तो ईश्वर होता है इसमें, उसके आगे हम लोग सब नतमस्तक रहते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी मिलती है मुस्तफ़ा जी कि मेरे पेशेंट्स के साथ में मेरी जो रैपो रहती है वो हमेशा से ऐसी रहती है कि मैं एक परिवारजन होकर बात करता हूँ उनके साथ में। वो तो आपसे बात करके लगता है डॉक्टर, मुझे लगता है कि मैं एक पेशेंट के पास में पहुंच के अगर इसके आंसू पहुंच सकूं तो शायद मेरी पढ़ाई सार्थक हो जाएगी। बड़ी बात कही आपने। तो ये कोशिश रहती है उस लड़के ने, और ईश्वर की कृपा रही, उसके बाद वो लड़का ठीक हुआ, आज अपना पूरा जीवन यापन कर रहा है। उसके पिताजी मिलने के लिए आते मेरे पास अभी भी।
तो आते हैं तो काफ़ी स्नेह, काफ़ी आशीर्वाद मिलता है मेरे को। ये सबसे बड़ी पूंजी है एक डॉक्टर की। यस। एक और ख़ास बात डॉक्टर साहब की, ये पेशे की जब बात करते हैं हम तो बड़ा पवित्र पेशा है ये डॉक्टरी का। और इस सच अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो अगर ये माना जाता है खुदा जैसा अगर कोई है तो डॉक्टर को माना जाता है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से एक बात देखने में आ रही है, आप भी उसको देख रहे होंगे कि इस पेशे में कारपोरेट का दखल हो गया है। तो कारपोरेट का दखल होने से जो इलाज एक मरीज को 10 रुपये में मिल सकता है, कारपोरेट के कारण वो 1,000 10,000 में मिलता है। तो वो रुपया जाता तो उस कारपोरेट की जेब में है, लेकिन सामने फ्रंट पे तो डॉक्टर होता है। तो मरीज़ तो यही मानता है कि हमने ये पेमेंट डॉक्टर को दिया है, जबकि वो पेमेंट का बहुत छोटा हिस्सा डॉक्टर तक पहुंचता है। तो आप क्या मानते हैं इसको लेके, आपके क्या व्यूज़ है कि ये कारपोरेट का जो दखल हुआ है, क्योंकि इसको आप भी भली प्रकार फेस कर रहे होंगे। yes. मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप इस पे कितना खुल के बोल पाएंगे, पर क्या फील है आपकी इसको लेके? देखिए, मुझे हमेशा से मैं मानता हूँ कि स्वास्थ्य एक बड़ा जटिल विषय होता है और इसमें जो है एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत होती है इसके अंदर। हमारे कंट्री का दुर्भाग्य ये है कि हमारा एक सबसे बड़ा बहुत विशाल कंट्री है ये। यहाँ की हमारी पॉपुलेशन वन ऑफ द बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आती है। थिकनेस डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है हमारी। हम लोग हमारे ऑपरेशंस और जो हमारे जो इलाज की प्रक्रिया जो होती है उसको हम लोग यूरोपियन कंट्री से कंपेयर कभी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वहाँ की विषमताएं बिल्कुल अलग होती है। वहाँ की संख्या कम होती है, वहाँ की डॉक्टर संख्या ज़्यादा है। यहाँ पे बिल्कुल पिरामिड जो है बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे पेशेंट इतने ज़्यादा होते हैं, डॉक्टर संख्या कम होती है। दूसरा क्या, गवर्नमेंट की तरफ से जो एक मेजर इनपुट आना चाहिए। आज हमारे कंट्री का जो जीडीपी का जो एक हिस्सा जो मेडिकल हेल्थ के लिए जाना चाहिए, हमारा जो स्तर है वो श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान से भी कम है हमारा। ओह भाई, बड़ी बात। तो आप देखिए कि इसमें सबसे बड़ा योगदान तो गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए। आज अगर गवर्नमेंट अगर एक बहुत अच्छी बात कही थी इस बार गवर्नमेंट ने कि आयुष्मान योजना के तहत उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को उसने इंश्योरेंस के दायरे में लेके आए। वी हैव टू पुश दिस। हम लोगों को इंश्योरेंस सेक्टर को पुश करके आगे लाना ही होगा, क्योंकि उस तहत से हम लोग बहुत बड़े एक पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। हम इसको आज अगर पेशेंट को अगर ब्रेन सर्जरी करानी पड़े, जैसे मान लो मैं जिसका उदाहरण दे रहा हूँ, किसी मरीज के दिमाग में खून की रसौली है, गांठ हो गई है, उसको मुझे ऑपरेशन करना पड़े, तो ऑपरेशन करने के लिए जो मुझे साजो सामान, जो टेक्निक्स और जो चाहिए वो उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की थी। सरकार कहीं ना कहीं उसको उपलब्ध नहीं करा पाई, या उपलब्ध करा दिया तो उनके पास में उनका जो पे स्ट्रक्चर या उनका जो डॉक्टर्स को रखने का जो मोटिव होता है वह फुलफिल नहीं हुआ, मिसमैच हो गया। आप देखिए यहाँ अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर अथाह पैसा आया है, डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है। जो स्टाफ आ रहा है वो कह रहा है मैं तो 8 से 2 की ड्यूटी करूँगा, 2 बजे बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, 2 बजे बाद किसी और से कराओ ड्यूटी आप। नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ टेक्निक्स, स्टाफ, टेक्नीशियंस, ये सब बहुत जटिल विषय है इनके लिए। प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ने ये चीज़ नब्ज पकड़ी, उन्होंने अपनी पैठ जमाई वहाँ पे जहाँ पर उनको लगा कि देयर इज अ बिग डिस्क्रिपेंसी, खाई बहुत बड़ी है, गवर्नमेंट कभी भी इस लेवल तक आ नहीं सकती और पेशेंट्स का संख्या बढ़ती जाएगी। उन्होंने वहाँ बात उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल दिमाग लगाया उन्होंने अपना, और जहाँ इंडस्ट्रियल दिमाग लगाया उन्होंने अपना कमर्शियल दिमाग लगाया, वहाँ डॉक्टर्स का और पेशेंट के पवित्र रिश्तों को ठेस पहुँचनी लाजमी थी वहाँ पे, क्योंकि वो एक सिस्टम जनरेटेड इनकम की बात, व्यवसाय हो गया, वो व्यवसाय कर दिया उन्होंने कहा कि साहब हमने आपको लाने के लिए इतना पैसा खर्च किया है, आपको इंस्ट्रूमेंट देने के लिए इतना खर्च किया है, आपको सिस्टम को हमको अलाइन करने के लिए इतना पैसा खर्च किया है, हमने उस पैसे को निकालेंगे हम यहाँ से। वो निकालने के चलते वो सब अपना एक दबंग वाला एक अपनी नीति अपनाते हैं और कई गुना कमाना चालू कर देते हैं। गवर्नमेंट के तरफ से योगदान जरूर होना चाहिए कि आप कैपिंग हो कि भाई ये जैसे अभी स्टेंट पे कैपिंग किया उन्होंने, क्या इतने ज़्यादा अमाउंट चार्ज नहीं कर सकते। इंश्योरेंस सेक्टर्स को प्रमोट किया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रमोट करके उनको दायरे में लाया जाए, तब तो जाके हम लोग इस 21वीं शताब्दी के ट्रीटमेंट्स हम कंपेयर कर सकेंगे। हम लोग रहे 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी का हम ट्रीटमेंट की आशा कर रहे हैं। हम लोग ये आशा कर रहे हैं कि हमारा ट्रीटमेंट यूरोप के और अमेरिका के बेस्ट डॉक्टर्स के जैसा ट्रीटमेंट हो, लेकिन पैसा हम उतना ही देंगे जितना कि हम लोग एक ग्राम के डॉक्टर को दे रहे हैं, तो वो देयर इज अ डिफरेंस, थोड़ा सा कोरिलेशन होता नहीं हो वाला। कहीं ना कहीं व्यवसाय का दोनों तरफ से ही खामियां हैं, डॉक्टर्स की तरफ से भी मैं मानता हूँ कई खामियां आई है, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा योगदान मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के तरफ से जो
मिलना चाहिए। दे शुड एम्पावर, स्ट्रेंथन करे गवर्नमेंट रन मेडिकल कॉलेजेस को, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकल कॉलेज को रन करे। आज जो धनाढ़ी वर्ग के लोग बाग हैं वो तो पहुंच जाएंगे हमारे पास कैसे भी करके, लेकिन जो गरीब तबके के लोग बाग वो पहुंच ही नहीं सकते वहाँ पे। उनको पहुंचने के लिए या तो आयुष्मान योजना को बहुत प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए। भामाशाह योजना से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने लागू की थी, बहुत कारगर उपाय था। मैंने काफ़ी लोगों को इलाज किया, बहुत लोगों को गरीब तक पहुंचने का मौका मिला। अच्छा, हमें एज ए डॉक्टर कितनी खुशी मिलती है कि मेरी पढ़ाई काम आ रही है। अगर मैंने वो ऑपरेशन करना है और मुझे अगर ये बता दिया है कि इसको ऑपरेशन करने में आपको मरीज से कुछ बात नहीं करनी है, आप तो सिर्फ ऑपरेशन करो डॉक्टर साहब, तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है दोनों तरफ से है। लेकिन हाँ, कई जगह जैसे डॉक्टर्स के लिए भी मैं ये कहता हूँ कि हम लोग एक समाज का प्रतिबिंब है। जो हमारे समाज में हो रहा है वैसे उसका ये एक पार्ट हमारे अंदर भी आता है। तो इतना ज़्यादा कमर्शलाइजेशन सभी जगह हो चुका है, तो मेडिकल हेल्थ में कमर्शलाइजेशन होना लाजमी था, जिस हिसाब से लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ी है। तो गवर्नमेंट अगर इसको फुलफिल करती है तो शायद कई हद तक ये सब चीज़ें प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये कोई हमेशा रहने वाली प्रॉब्लम नहीं होती है वाली। तो ये थे डॉक्टर भौमिक साहब, जिनके अंदर हमने झांक कर देखा कि उनका दिल मरीज के लिए कैसा धड़कता है। और डॉक्टर साहब ने न्यूरो से रिलेटेड कमाल की बातें हम लोगों से शेयर की। और डॉक्टर साहब जब इस समय नीमच में है तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जब भी मालवा के हिस्से से उनके पास कोई मरीज़ पहुँचे तो उनके साथ उनका लगाव और जुड़ाव ऐसा ही बना रहे जैसा इस समय उनका लगाव इस सरजमीन से बना हुआ है। तो ये था अब तक का अपडेट। आगे के हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।